तो लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था कि माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या होते हैं, डिस्टिंक्ट कंपोनेंट्स क्या होते हैं इकोनॉमिक्स के, प्रोडक्शन, ठीक है, कंजम्पशन, प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, इनके बारे में पढ़ा था। माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स, इनके बारे में भी थोड़ी जानकारी हम लोगों ने ली थी। स्टैटिस्टिक्स क्या होता है इसके बारे में भी हम लोगों ने पढ़ा था, ठीक है। और उसके बाद हमने पढ़ा था स्टैटिस्टिक्स अ प्लूरल नाउन, ये क्या होता है, क्लियर है। तो प्लूरल नाउन के बारे में हमने पढ़ लिया था, स्टैटिस्टिक्स एज अ प्लूरल पढ़ लिया था, ठीक है। तो अब यहाँ पे एक मेन बात है जो आपको ध्यान में रखनी है, ओनली द एवरेजेस ऑफ एग्रीगेट्स ऑफ डेटा दैट रिलेट टू सम इंक्वायरी और सम फिनोमिनन, inverse relationship between price of a commodity and its are to be taken as statistics. Do not take statistics as some quantitative information relating to any individual, like you have 2 brothers or 3 sisters. जैसा कि मैंने पहले भी बताया था इसमें कि स्टैट्स में किसी भी इंडिविजुअल पर्सन की इंक्वायरी जो कि न्यूमेरिकली बेस्ड है वो स्टैटिस्टिक्स डेटा नहीं होता है, बल्कि ओवरऑल इकोनॉमी में इसकी स्टडी की जाती है, क्लियर है। इसीलिए इसको मैक्रो स्टडी भी बोलते हैं या मैक्रो इकोनॉमिक्स भी बोलते हैं, क्लियर है। तो अब आगे बात करते हैं फीचर्स और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टैटिस्टिक्स इन द प्लूरल सेंस और एज न्यूमेरिकल डेटा। अब क्या फीचर होते हैं प्लूरल सेंस का स्टैटिस्टिक्स में, क्या फीचर होते हैं, जैसे एग्रीगेट ऑफ फैक्ट्स, अ सिंगल नंबर डज नॉट कॉन्स्टिट्यूट स्टैटिस्टिक्स। जो सिंगल नंबर होता है वो कभी स्टैटिस्टिक्स नहीं होता है। नो कंक्लूजन कैन बी ड्रॉन फ्रॉम इट, किसी भी तरीके का कोई भी कंक्लूजन हम उससे नहीं निकाल सकते हैं। इट इज़ ओनली द एग्रीगेट नंबर ऑफ फैक्ट्स दैट इज कॉल्ड स्टैटिस्टिक्स, ठीक है। ये क्या है, केवल एक नंबर होता है स्टैटिस्टिक्स का जो कि फैक्ट्स के थ्रू निकाला गया है, ठीक है। एज द सेम कैन बी कंपेयर्ड एंड कंक्लूजन कैन बी ड्रॉन फ्रॉम देम। तो एग्रीगेट ऑफ फैक्ट्स क्या होते हैं, इसमें किसी एक सिंगल नंबर की कोई स्टैटिस्टिक्स नहीं होता है, इसमें स्टडी उसकी की जाती है जो कि कई तरीके के फैक्ट्स से निकाल के ग्रुप का हम स्टडी कर रहे हो, ठीक है, या एज अ होल स्टडी कर रहे हो जो कि टोटली फैक्ट्स से रिलेटेड होती है, इसलिए इसको एग्रीगेट ऑफ फैक्ट भी बोला जाता है। मीन्स विदाउट फैक्ट कोई भी डेटा स्टैट्स में नहीं लिया जाता है, अदरवाइज ये क्या होगा, इससे हम किसी भी कंक्लूजन पे नहीं आएंगे, क्लियर है। सेकंड पॉइंट आता है न्यूमेरिकली एक्सप्रेस्ड, ठीक है। स्टैटिस्टिक्स आर एक्सप्रेस्ड इन टर्म ऑफ नंबर्स, क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स लाइक स्मॉल और बिग, रिच और पुअर एटसेट्रा आर नॉट कॉल्ड स्टैटिस्टिक्स। तो जो भी स्टैटिस्टिकल डेटा होता है उसको हम नंबर्स या न्यूमेरिकल फॉर्म में एक्सप्रेस करते हैं, ठीक है। किसी भी तरीके के इमोशन या कंपैरेटिविटी, जैसे कि हैप्पी, सैड, स्मॉल, बिग, टॉल, शॉर्ट, ये सब क्या है, स्टैटिस्टिक्स नहीं होता है, क्लियर है ये सबको। तो ऐसा डेटा जिसको हम न्यूमेरिकली एक्सप्रेस कर सकते हैं उसको हम स्टैट्स बोलते हैं, क्लियर है। नेक्स्ट आता है अफेक्टेड बाय मल्टीप्लिसिटी ऑफ कॉजेज, ठीक है। तो ऐसा डेटा जिसमें मल्टीपल कॉजेज होते हैं जिससे कि वो अफेक्ट होता है, ठीक है। स्टैटिस्टिक्स आर नॉट अफेक्टेड बाय एनी सिंगल फैक्टर। तो स्टैटिस्टिक्स क्या होता है, किसी एक सिंगल फैक्टर से अफेक्ट नहीं करता है, बट आर इन्फ्लुएंस्ड बाय मैनी फैक्टर्स। लेकिन अगर कई फैक्टर्स होते हैं तो उससे उसमें कुछ ना कुछ बदलाव होता है। Had they been affected by one factor alone, then by removing that factor, they would
लूज ऑल देयर सिग्निफिकेंस। ठीक है, तो अब यहाँ पे बात होती है कि अगर एक फैक्टर से जिससे वो अफेक्ट हो रहे हो तो क्या उसको रिमूव कर दिया जाए तो उससे वो क्या अपनी सिग्निफिकेंस खो देता है या अपनी महत्व खो देता है उसमें। ठीक है, इसलिए फैक्टर्स को रिमूव नहीं किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल 30% राइज इन prices may have been due to several causes like reduction in supply, increase in demand, shortage of power, rise in wage, rise in taxes, etc. तो ये इसमें हमने क्या देखा कि जो राइस का जो प्राइस है वो 30% क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। किस वजह से बढ़ रहा है? किसी एक कॉज से नहीं बढ़ रहा है, यहाँ पे कई तरीके के कॉजेज हैं। ठीक है, जैसे रिडक्शन इन सप्लाई, इंक्रीज इन डिमांड, शॉर्टेज ऑफ पावर, राइस इन वेजेस, राइज इन टैक्सेस। तो इन सब की वजह से राइस का प्राइस जो हो रहा है वो हाइक हो रहा है। ठीक है, अब इनमें से किसी भी फैक्टर को हटा देंगे तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ना है, प्राइस तो बढ़ ही रहा है। ठीक है, किसी एक वजह से स्टैट्स में कोई भी चेंजमेंट नहीं आता है। क्लियर है? नेक्स्ट पॉइंट है हमारा रीजनेबल एक्यूरेसी। और रीजनेबल डिग्री ऑफ एक्यूरेसी मस्ट बी केप्ट इन व्यू वाइल कलेक्टिंग स्टैटिस्टिकल डेटा। जब भी कोई स्टैटिस्टिकल डेटा कलेक्ट किया जा रहा होता है तो दिमाग में क्या बात रखनी होती है, एक बहुत ही ज़रूरी बात दिमाग में ये रखनी होती है कि जो भी हम डेटा कलेक्ट कर रहे हैं उसका कोई ना कोई रीज़न ज़रूर होना चाहिए। विदाउट एनी रीज़न डेटा किसी काम का नहीं होता है। दिस एक्यूरेसी डिपेंड्स ऑन द पर्पस ऑफ इन्वेस्टिगेशन, इट्स नेचर, साइज एंड अवेलेबल रिसोर्सेज। अब क्या एक्यूरेसी दिमाग में रखनी है कि हम किस तरीके का इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। ठीक है, जो हमारा इन्वेस्टिगेशन है वो किस साइज़ का है, या जो रिसोर्सेज हैं वो कितने अवेलेबल हैं। इन सब को हमें ध्यान में रख के डेटा कलेक्ट करना होता है। नेक्स्ट आता है प्लेस्ड इन रिलेशन टू ईच अदर। ठीक है, सच न्यूमेरिकल्स अलोन विल बी कॉल्ड स्टैटिस्टिक्स as आर म्यूचुअली। ठीक है, रिलेटेड एंड कंपेरेबल मीन्स जो न्यूमेरिकल लिए जा रहे हैं वो अकेले भी यूज़ हो सकते हैं, लेकिन जो साथ ही साथ हैं, ठीक है, उनके क्या है, एक दूसरे से कंपेयर किया जा सकता है। अनलेस दे हैव द क्वालिटी ऑफ कंपैरिजन दे कैन नॉट बी कॉल्ड स्टैटिस्टिक। लेकिन अगर उनके बीच में कंपैरिजन के लिए कोई रीज़न नहीं होता है या सेम थिंग्स नहीं होते हैं तो उनको हम स्टैटिस्टिक्स नहीं कहते हैं। क्लियर है? तो यहाँ पे हमने पढ़ा 5 पॉइंट कि क्या फीचर्स होते हैं। पहला था एग्रीगेट ऑफ फैक्ट्स, दूसरा है न्यूमेरिकली एक्सप्रेस, तीसरा है अफेक्टेड बाय मल्टीप्लिसिटी ऑफ कॉसेज, रीजनेबल एक्यूरेसी, प्लेस्ड इन रिलेशन टू ईच अदर। नेक्स्ट आता है हमारा प्री डिटरमाइंड पर्पस। ठीक, स्टैटिस्टिक्स आर कलेक्टेड विद सम प्री डिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव। जो स्टैटिस्टिक्स हम कलेक्ट करते हैं उसके लिए पहले से एक ऑब्जेक्टिव तय करके रखना होता है कि हम किस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए स्टैटिस्टिक्स का कलेक्शन कर रहे हैं। क्लियर? एनी इंफॉर्मेशन कलेक्टेड विदाउट एनी डेफिनेट पर्पस विल ओनली बी अ न्यूमेरिकल वैल्यू एंड नॉट स्टैटिस्टिक्स। अगर हम किसी भी तरीके का डेटा कलेक्ट कर रहे हैं बिना किसी ऑब्जेक्टिव के कि हमें उसका क्या यूज़ करना है, तो वो सिर्फ और सिर्फ एक न्यूमेरिकल वैल्यू होती है, वो स्टैट्स नहीं होती है। क्लियर है ये? इफ डेटा pertaining to the farmers of a village is collected, there must be some predetermined objective। अब अगर डेटा हम जो फार्मर हैं एक गांव में या विलेज में उनके डेटा हम कलेक्ट कर रहे हैं तो पहले से एक हम अपना ऑब्जेक्टिव सेट कर लेते हैं कि हमें किस लिए डेटा कलेक्ट करना है या हम किस चीज़ की स्टडी करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट आता है इन्यूमरेटेड और एस्टिमेटेड।
Statistics may be collected by enumeration or the same be estimated. तो जो स्टैटिस्टिक होता है एक एस्टिमेटेड वैल्यू पे कलेक्ट किया जाता है, फिक्स वैल्यू पे कलेक्ट नहीं किया जाता है. इफ द फील्ड ऑफ इन्वेस्टिगेशन इज वास्ट, द प्रोड्यूसर्स ऑफ एस्टिमेशन में बी हेल्पफुल. तो अगर ज़्यादा बड़ी साइज़ में हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं तो ये जो प्रोसीजर हमने एस्टिमेशन का लिया है तो ये हमारे काफ़ी हेल्पफुल होता है. अगर हम एस्टिमेटेड वैल्यू लेते हैं तो ये हमारे काफ़ी हेल्पफुल होता है. क्लियर है. नेक्स्ट आता है कलेक्टेड इन अ सिस्टमैटिक मैनर. क्लियर है. स्टैटिस्टिक्स शुड बी कलेक्टेड इन अ सिस्टमैटिक मैनर. बिफोर कलेक्टिंग देम अ प्लान मस्ट बी प्रिपेयर्ड. नो कंक्लूजन कैन बी ड्रॉन फ्रॉम स्टैटिस्टिक कलेक्टेड इन हैप्पजार्ड मैनर. तो जो भी डेटा हम कलेक्ट कर रहे हैं उसको एक सिस्टमैटिक मैनर में कलेक्ट करना चाहिए या स्टेप वाइज कलेक्ट करना चाहिए, जिससे कि जो डेटा में मिल रहा है वो हमारे हेल्पफुल हो. ठीक है. अब अगर हम एक सिस्टमैटिक वे में उसको कलेक्ट नहीं करेंगे तो हमारे किसी काम का नहीं होगा. क्लियर है ये. तो जो भी डेटा हमें कलेक्ट करना होता है वो एक स्टेप बाय स्टेप पहले से प्लान करके हम डेटा को कलेक्ट करते हैं कि हमें किस तरीके से डेटा कलेक्ट करना है. अब अगर वो प्लान हम फॉलो नहीं करेंगे तो डेटा हमारे किसी काम का नहीं होगा. ठीक है. तो ये थे हमारे फीचर्स. इन शॉर्ट, इट कैन सेफली be concluded that all numerical data cannot be called statistics, but all statistics are numerical data. तो शॉर्ट में हम क्या बोलें कि जो भी न्यूमेरिकल डेटा होता है उसको हम स्टैटिस्टिक्स नहीं बोल सकते हैं, लेकिन जो भी स्टैटिस्टिक्स होते हैं उनको हम न्यूमेरिकल डेटा बोल सकते हैं. तो सभी प्रकार का न्यूमेरिकल डेटा स्टैट्स नहीं होता है, लेकिन सभी प्रकार के स्टैट्स जो होते हैं वो न्यूमेरिकल डेटा होते हैं. क्लियर है. ये था हमारा स्टैटिस्टिक्स अ प्लूरल नाउन और स्टैटिस्टिक्स एज अ प्लूरल नाउन. क्लियर है. अब आगे बात करते हैं हम लोग स्टैटिस्टिक्स अ सिंगुलर नाउन. स्टैटिस्टिक्स एक सिंगुलर नाउन कैसे है. तो अभी हमने ये पढ़ लिया कि स्टैटिस्टिक्स एज अ प्लूरल नाउन क्या होता है, तो ये हम लोगों ने पढ़ लिया. अब बात करते हैं स्टैटिस्टिक्स एज अ सिंगुलर नाउन. ठीक है. तो इन सिंगुलर सेंस स्टैटिस्टिक्स मीन्स साइंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स और स्टैटिस्टिकल मेथड. तो सिंगुलर फॉर्म में क्या होता है, क्या मेथड यूज़ किया जाता है स्टैटिस्टिकल स्टडी के लिए. क्लियर है. इट रिफर्स टू टेक्निक्स और मेथड्स relating to collection, classification, presentation, analysis and interpretation of quantitative data. तो सिंगुलर सेंस में स्टैटिस्टिक्स का मतलब होता है कि क्या टेक्निक यूज़ की जा रही हैं डेटा को कलेक्ट करने के लिए, उसका क्लासिफिकेशन करने के लिए, प्रेजेंटेशन करने के लिए, एनालिसिस करने के लिए, और उसके बाद जो फाइनल निकल के आता है या उसका जो रिज़ल्ट आता है उसके बारे में, जिससे कि क्वांटिटेटिव डेटा जो मिला है वो हमारा एक्चुअली जिस यूज़ के लिए हमने उसको लिया है वो यूज़ हमारा या वो पर्पस हमारा सॉल्व हो. क्लियर है. तो किस तरीके से क्या टूल्स यूज़ किए जाते हैं या क्या मेथड यूज़ किए जाते हैं डेटा की स्टडी के लिए, इसका यूज़ ये हमें बताता है स्टैटिस्टिकल और सिंगुलर नाउन. क्लियर है. तो आगे बढ़ते हैं. अब क्या स्टेजेस होती हैं, स्टेजेस ऑफ स्टैटिस्टिकल स्टडी क्या स्टेजेस होती हैं. तो देयर आर 5 स्टेजेस. क्लियर है. जैसा कि आप ग्राफ में देख रहे हैं 5 स्टेज होती हैं. क्लियर है. तो सबसे पहली स्टेज होती है कलेक्शन ऑफ डेटा. तो इसमें आपको ऑलरेडी समझ में ही आ रहा होगा कि डेटा इसमें स्टेज 1 में क्या होता है, सबसे पहले डेटा का हम कलेक्शन करते हैं. ठीक है. मतलब जो सोर्स हैं डेटा के हमारे, जहाँ से हमें डेटा मिलना है वहाँ से हम डेटा कलेक्ट करते हैं सिस्टमैटिक मैनर में. उसके बाद स्टेज 2, उसको हम अकॉर्डिंग टू आवर स्टडी उसको हम क्या करते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं डेटा. ठीक है. मतलब जिस वे में हमें उसकी स्टडी करनी है उस वे में ऑर्गेनाइज कर लेते हैं.
उसके बाद आता है स्टेज 3 प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। फिर उस डेटा का अच्छे से हम प्रेजेंटेशन कर लेते हैं कि जिससे कि जो हमारी स्टडी है वो इजी और यूज़फुल हो जाए। उसके बाद स्टेज 4 आती है, फिर उस डेटा का एनालिसिस करते हैं हम लोग। उसके बाद स्टेज 5 आती है इंटरप्रिटेशन ऑफ डेटा, मींस जो उसका आउटपुट निकल रहा है उसको फाइंड आउट करते हैं, या जो कंक्लूजन आ रहा है जो एनालिसिस करने पे उसको फाइंड आउट करते हैं। क्लियर है? अब आगे आते हैं। तो ये थी हमारी 5 स्टेजेस, जिस स्टेजेस में स्टैटिस्टिकल डेटा की स्टडी की जाती है। ठीक है, अब स्टैटिस्टिकल टूल क्या होता है? ठीक है, तो ईच स्टेज ऑफ स्टैटिस्टिकल स्टडी इन्वॉल्व्स द यूज़ ऑफ सर्टेन स्टैंडर्ड टेक्निक्स और मेथड। तो जितने भी स्टेजेस यहाँ पे यूज़ की जाती हैं स्टैटिस्टिकल स्टडी के लिए, हर स्टेज में कोई ना कोई टेक्निक या मेथड यूज़ किया जाता है। दीज टेक्निक्स और मेथड्स आर कॉल्ड स्टैटिस्टिकल टूल। तो जो भी टेक्निक यूज़ की जाती है उनको ही हम स्टैटिस्टिकल टूल बोलते हैं, या टेक्निक या जो मेथड यूज़ किया जाता है उसको हम स्टैटिस्टिकल टूल बोलते हैं। ठीक, दस देयर आर स्टैटिस्टिकल टूल्स यूज फॉर द कलेक्शन ऑफ डेटा लाइक द सैंपल एंड सेंसस टेक्निक। ठीक, तो जो स्टैटिस्टिकल टूल होते हैं डेटा कलेक्शन के लिए वो कौन कौन से यूज़ हो सकते हैं? तो सबसे पहला एक होता है सैंपल, एक होता है सेंसस टेक्निक। array of data and tally bars are the standard technique used for organization of data। ऑर्गेनाइजेशन डेटा के ऑर्गेनाइजेशन के लिए, मतलब स्टेज 2 में जो हम टूल यूज़ करते हैं वो क्या होते हैं? मेनली array और tally bars। उसके बाद आता है टेबल्स, ग्राफ्स एंड डायग्राम्स आर द वेल नोन स्टैटिस्टिकल टूल फॉर द प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। प्रेजेंटेशन के लिए हम क्या क्या यूज़ करते हैं? टेबल यूज़ करते हैं, ठीक है, ग्राफ्स यूज़ करते हैं, डायग्राम्स यूज़ करते हैं। किसके लिए? डेटा प्रेजेंटेशन के लिए। Averages and percentages are the commonly used technique for the analysis of data। अब डेटा एनालिसिस के लिए कौन से टेक्निक या टूल यूज़ करते हैं? वो होते हैं एवरेजेस और परसेंटेजेस। ये कॉमनली यूज़ किए जाते हैं, मतलब नॉर्मली यही जो टेक्निक या टूल है यही यूज़ किया जाता है डेटा को एनालाइज करने के लिए। क्लियर है? इंटरप्रिटेशन ऑफ डेटा इज ऑफन डन इन टर्म ऑफ magnitude of average, percentage or coefficient of correlation of statistical study and the related sets of statistical tool। तो इंटरप्रिटेशन के लिए क्या यूज़ करते हैं हम लोग? एवरेज यूज़ करते हैं, परसेंटेज यूज़ करते हैं, कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन यूज़ करते हैं। किसके लिए? जो भी हम इंटरप्रिटेशन कर रहे हैं या जो कंक्लूजन हम निकाल रहे हैं डेटा से उसके लिए। ठीक है, अब एक यहाँ पे आपको टेबल दी गई है, इसमें क्या है? स्टेजेस ऑफ स्टैटिस्टिकल स्टडी एंड द रिलेटेड स्टैटिस्टिकल टूल्स। ठीक है, तो स्टेज 1 में क्या होता है? कलेक्शन ऑफ डेटा। क्या टूल यूज़ किए जाते हैं? सेंसर और सैंपल टेक्निक। स्टेज 2 में क्या है? ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा, आरए डेटा एंड टेली बार्स, इसको यूज़ किया जाता है ऑर्गेनाइजेशन के लिए। स्टेज 3 में क्या आता है? प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। तो इसके लिए क्या यूज़ करते हैं? टेबल, ग्राफ एंड डायग्राम। स्टेज 4 में आता है एनालाइज ऑफ डेटा। इसके लिए क्या टूल यूज़ करते हैं? परसेंटेज, एवरेज, कोरिलेशन एंड रिग्रेशन कोफिशिएंट्स। स्टेज 5 में आते हैं इंटरप्रिटेशन ऑफ डेटा। इसमें क्या आता है? मैग्नीट्यूड ऑफ परसेंटेजेस, एवरेजेस एंड द डिग्री ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट इकोनॉमिक वेरिएबल्स। क्लियर है ये सबको? ठीक है, तो ये होता है हमारा स्टैटिस्टिकल टूल। इन शॉर्ट इसकी डेफिनेशन क्या होगी? स्टैटिस्टिकल टूल्स, दीज रिफर्स टू द मेथड्स और टेक्निक्स यूज फॉर द कलेक्शन, ऑर्गेनाइजेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा एज वेल एज फॉर द एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ डेटा। मीन्स ऐसे टूल्स जो कलेक्शन, ऑर्गेनाइजेशन और प्रेजेंटेशन के लिए यूज़ किए जाते हैं, साथ ही साथ उनको एनालिसिस करने के लिए भी और इंटरप्रिटेशन करने के लिए भी यूज़ किया जाता है, इन जिनको हम स्टैटिस्टिकल टूल बोलते हैं। क्लियर है ये सबको?
आगे बढ़ते हैं। स्कोप ऑफ स्टैटिस्टिक्स, अब क्या स्कोप होता है स्टैट्स का, ठीक है। उसके पहले एक यहाँ पे नोट है, ऑल द टर्म्स यूज टू डिस्क्राइब वेरियस स्टैटिस्टिकल टूल आर कॉम्प्रिहेंसिवली एक्सप्लेन्ड इन द रिलेवेंट चैप्टर ऑफ द बुक। तो इस जो चैप्टर है इसमें सारे स्टैटिस्टिकल टूल के बारे में अच्छे से जानकारी आप लोग को मिलेगी, ठीक है। तो इनको अच्छे से पढ़िएगा और समझिएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट जो आएगा आपका स्कोप ऑफ स्टैटिस्टिक्स, ये आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा।